हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सर। आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेस इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी। उसी का जो चैप्टर पहला है यानी कि फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसी पे हमारे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं एक वीडियो हमने पहले बना दिया है इसी चैप्टर पर। उसमें हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें जितने भी एमसीक्यूज बने वो हमने इसके साथ साथ हम इसी वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें जितने हमें जो बचे थे एमसीक्यूज वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस इन 1830। 1830 में फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ। इसको आपका क्या बताना है, इसको आपको क्या बताना है कि इसका आउटकम क्या था। द फ्रेंच एम्पायर वाज रेस्टोर्ड अंडर नेपोलियन। फ्रेंच एम्पायर जो है उसको रेस्टोर किया गया, दोबारा से इसको रेस्टोर किया गया, ठीक है, और इसको नेपोलियन के अंडर रखा गया। द बोरबॉन फैमिली और मोनार्की वाज स्ट्रेंथ। बोरबॉन मोनार्की जो थी जिसके आपके लुइस 16 थे, उसको फिर से स्ट्रेंथन किया गया। या सी ऑप्शन, द बोरबॉन किंग्स वेर ओवरथ्रोन। बोरबॉन किंग को फिर से वहाँ के किंग्स को फिर से ओवरथ्रो किया गया और लुइस फिलिप को चूज किया गया एज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। या डी, फ्रांस वाज एनेक्स्ड बाय ऑस्ट्रिया। फ्रांस को ऑस्ट्रिया ने एनेक्स किया। कौन सा इसमें सही है आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, when did the struggle for Greek independence from the Ottoman Empire began? ग्रीक जो पार्ट था वो था ओटोमन एम्पायर का हिस्सा। अब ग्रीक ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जंग छेड़ दी। नहीं भाई साहब, हमें ओटोमन एम्पायर के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। इन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया इंडिपेंडेंस के लिए। आपको बताना है किस कब से ये शुरू किया इन्होंने, यहाँ स्टार्ट कब हुआ। 1815, 1821, 1830, 1848। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1821। Next, which English poet supported the Greek War of Independence and died of fever during the conflict? कौन से ऐसे इंग्लिश पोइट थे जिसने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया और इसी कॉन्फ्लिक्ट के पार्ट भी बने रहे, ठीक है, इस स्ट्रगल के पार्ट भी थे, और इसको क्या हुआ, ये मर भी गए इसी कॉन्फ्लिक्ट में आउट ऑफ बिकॉज ऑफ फीवर, ठीक है, बुखार की वजह से। विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स, पर्सी शेले। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड बैरन। Which treaty recognized Greek as independent nation? कौन सी ट्रीटी थी जिसने ग्रीक को रिकॉग्नाइज किया एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। भाई साहब, अब आप एज ए इंडिपेंडेंट नेशन हो। कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ वियना 1815, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1814, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। नेक्स्ट, what significant event took place in the German regions on 18 May 1848? ऐसा क्या इवेंट हुआ जर्मन रीजन्स में 18 मई 1848 में? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, डिफीट ऑफ नेपोलियन हुआ, या 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो गैदर हुए और उन्होंने फॉर्म किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, या प्रेशिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये सब आए और इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया। नेक्स्ट, हु वेर जंकर्स इन प्रशियन सोसाइटी? प्रशियन सोसाइटी में जंकर्स कौन थे? A group of wealthy industrialists in 19th century Germany। ये एक wealthy industrialist क्लास था जर्मनी का। The ruling royal family of Austro-Hungarian Empire। ये एक ruling royal family थी Austro-Hungarian Empire का, Austro-Hungarian Empire का। या सी ऑप्शन, land owning एरिस्टोक्रेट्स इन प्रशिया विद सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। ये एक लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट क्लास था, या एक अमीर तबका था जो खूब बहुत लैंड्स ओन करते थे प्रशिया में, और इनका इतना ही नहीं बल्कि इनका पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी अच्छा तगड़ा था। या डी, रेवोल्यूशनरी ग्रुप एडवोकेटिंग फॉर सोशलिज्म इन ईस्टर्न यूरोप। ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जो एडवोकेट करता था सोशलिज्म ईस्टर्न यूरोप में, कि सोशलिज्म को सपोर्ट करता था ईस्टर्न यूरोप में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लार्ज लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट्स इन प्रशिया विद सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। Who took the lead in the movement for German national unification in 19th century? आपको बताना है कौन सा रीजन जर्मनी का या कौन सा स्टेट जर्मनी का ऐसा था जिसने लीड रोल प्ले किया जर्मन यूनिफिकेशन में। ऑस्ट्रिया था, इटली था, प्रशिया था, या आपका फ्रांस था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज प्रशिया।
हु इज कंसिडर्ड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? जर्मन यूनिफिकेशन का मेन आर्किटेक्ट किसे माना जाता है? काइसर विलियम फर्स्ट, ओटोवन बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट या मेटरनिक? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज ओटोवन बिस्मार्क। Which of the following events marked the completion of German unification in the 19th century? कौन सा ऐसा इवेंट हिस्ट्री में, जर्मन हिस्ट्री में माना जाता है कि ये इवेंट होने के बाद जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुई? द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, द कोरोनेशन ऑफ विलियम फर्स्ट एज जर्मन एम्परर at Versailles in 1871, the defeat of Napoleon at Waterloo, the Congress of Berlin। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जब कोरोनेशन सेरेमनी की गई थी विलियम फर्स्ट की, जब उसे अपॉइंट किया गया एज ए न्यू जर्मन एम्परर एट वर्सलीज इन 1871 में। During the mid 19th century, how was Italy politically organized? आपको बताना है मिड 19th सेंचुरी में, आसपास 1850 के, जब जो इटली था वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कैसे था? मतलब कि पॉलिटिकली उसकी सिचुएशन क्या थी? क्या वो फ्रेगमेंटेड था या एक यूनिफाइड इटली था उससे पहले, यूनिफिकेशन से पहले भी? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन, इट वाज यूनिफाइड किंगडम अंडर इटालियन रूल। ये एक यूनिफाइड किंगडम था इटालियन रूल के अंडर। इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। ये डिवाइड हुआ था 7 स्टेट्स में विद ऑल रूल्ड फॉरेन पावर्स, और इसके जितने भी रूलर थे छोटे छोटे इन रीजनों में 7 स्टेट्स में, वो सब फॉरेन रूलर्स थे। इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। ये 7 स्टेट्स में डिवाइड था विद सार्डिनिया पिडमाउंट रूलड बाय इटालियन प्रिंस। खाली सार्डिनिया पिडमाउंट एक ऐसा रीजन था जहां इटालियन प्रिंस रूल करता था और बाकी सब फॉरेनर थे। इट वाज ए फेडरल रिपब्लिक, एक फेडरल रिपब्लिक था मेड अप ऑफ इटालियन सिटी स्टेट्स। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ये 7 स्टेट्स में डिवाइड हुआ था। सार्डिनिया पिडमाउंट एक ऐसी रीजन था या एक ऐसा स्टेट था जो खाली इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था, बाकी जगहों पर फॉरेनर्स थे। What was Giuseppe Mazzini's contribution to the Italian unification movement in 1830? Mazzini का contribution Italian unification movement in 1830s में क्या रहा? He became first king of United Italy। वो पहले किंग बने यूनाइटेड इटली के। He formed kingdom of Sardinia Piedmont। उसने सार्डिनिया पिडमाउंट का जो किंगडम है वो फॉर्म किया। ही क्रिएटेड सीक्रेट सोसाइटी। उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसको क्या कहा जाता था? यंग इटली टू प्रमोट यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक, जो प्रमोट कर रहा था यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक। ही साइंड ट्रीटी विद ऑस्ट्रिया टू डिवाइड इटली। उसने ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी की ताकि इसको डिवाइड किया जाए इटली को। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ही क्रिएटेड सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली टू प्रमोट यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक। Which of the following best described Chief Minister Cavour who led the movement to unify Italy? चीफ मिनिस्टर कैवर जो थे उसने ऐसा कौन सा रोल प्ले किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, या कौन सी मूवमेंट को लीड किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, जिसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली की जो मूवमेंट ली उसको लीड किया? आपको बताना है कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा बेस्ट उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ही ए ऑप्शन, ही वाज ए रेवोल्यूशनरी और पैशनेट डेमोक्रेट थे, रेवोल्यूशनरी थे। ही वाज ए वेल्दी एजुकेटेड इटालियन हु स्पोक इटालियन फ्लुएंटली। वो एक वेल्दी एजुकेटेड इटालियन थे जो इटाली बड़ी खूबसूरत अच्छे तेज तरीके से बोलते थे। ही वाज नॉट ए रेवोल्यूशनरी, वो कोई रेवोल्यूशनरी नहीं था, और ए डेमोक्रेट, ना कोई डेमोक्रेट था, लेकिन वो फ्रेंच स्पीक करता था, बोलता था बेटर देन इटालियन लैंग्वेज। इटाली से बेहतर वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था। डी, ही वाज अ मिलिट्री जनरल नोन फॉर हिज बैटलफील्ड स्ट्रेटजीज। ये एक मिलिट्री जनरल थे जो माने जाते थे अपनी बैटलफील्ड स्ट्रेटजीज के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट is he was a revolutionary, he was not a revolutionary or a democrat and spoke French better than Italian। How did Chief Minister Cavour contribute to the defeat of Austrian forces in 1859? ऐसा कौन सा रोल प्ले किया चीफ मिनिस्टर कैवर ने जिससे उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 में? बाय लॉन्चिंग सरप्राइज अटैक ऑन ऑस्ट्रिया पे उसने सरप्राइज अटैक किया, या बाय फॉर्मिंग ए रेवोल्यूशनरी मिलिटा, उसने एक रेवोल्यूशनरी आर्मी खड़ा कर दी। थ्रू ए डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, उसने एक डिप्लोमेटिक अलायंस फ्रांस के साथ बनाई, उनसे मदद ली और हरा दिया ऑस्ट्रिया को। बाय साइनिंग पीस ट्रीटी विद ऑस्ट्रिया, इसने ऑस्ट्रिया के साथ पीस ट्रीटी साइन की। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। इसने चूंकि ये फ्रांस के ही थे और इसने फ्रेंच लैंग्वेज को भी जानता था, कल्चर को भी जानता था, फ्रांस के साथ इसने एक डिप्लोमेटिक अलायंस की और इससे फ्रांस की मदद लेकर ऑस्ट्रिया को हराया। In addition to regular troops, what additional support was involved in the unification efforts of Italy? इसके बावजूद, ट्रूप्स के बावजूद कोई एक ऐसा सपोर्ट भी था, एडिशनल सपोर्ट था। आपको बताना है वो क्या था जिसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली
में रोल प्ले किया। मर्सनरीज हायर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से कुछ आर्मी हायर किए गए थे। आर्मड वॉलंटियर्स लेड बाय गॉस्पी गारबाल्डी, गारबाल्डी ने एक आर्मड वॉलंटियर्स जमा किए थे, उनकी मदद से ये एक एडिशनल एफोर्ट था। फॉरेन डिप्लोमेट्स फ्रॉम फ्रांस, फॉरेन डिप्लोमेट्स फ्रांस के, उनने एक एडिशनल सपोर्ट दिया, वो था। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स फ्रॉम द रोम, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स रोम के, इन्होंने एक एडिशनल सपोर्ट दिया यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज आर्मड वॉलंटियर्स लेड बाय गारबाल्डे। Who was proclaimed the king of United Italy in 1861? यूनाइटेड इटली 1861 में किसको किंग प्रोक्लेम किया? गारबाल्डे, माजिनी, विक्टर इमैनुअल सेकंड, काउंट कैवर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज विक्टर इमैनुअल सेकंड। What were the primary identities of the people living in the British Isles? ब्रिटिश में जो इजल्स में जो लोग रहते थे उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी क्या थी? क्या आइडेंटिटी मेन थी या जिन ग्रुप्स या नामों से वो जाने जाते थे? पॉलिटिकल आइडेंटिटीज लाइक कंजर्वेटिव और लिबरल्स के नाम से जाने जाते थे, या इकोनॉमिक क्लासेस सच एज मर्चेंट्स और पीजेंट्स के नाम से जाने जाते थे, या रिलीजियस ग्रुप सच एज कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के नाम से जाने जाते थे, या एथनिक आइडेंटिटीज सच एज इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट, आयरिश, इन नामों से जाने जाते थे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एथनिक आइडेंटिटीज सच एज इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट एंड आयरिश। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की? किस और डेट पे इंग्लिश पार्लियामेंट ने सीज किया मोनार्की से पावर? यहां मोनार्की जो किंग था उससे पावर छीना गया और इंग्लिश पार्लियामेंट ने छीना ये किससे पावर छीना? मोनार्की से, किंग से। किस ईयर में यह हुआ ये बताना है आपको। 1649, 1707, 1688, 1801। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1688। What was the result of the Act of Union 1707 between England and Scotland? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, एक एक्ट साइन हुआ, ठीक है। उस एक्ट को क्या बोला जाता है? एक्ट ऑफ यूनियन। इस एक्ट ऑफ यूनियन का रिजल्ट क्या हुआ? जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के पास आपस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस इन चीजों को सेटल किया गया इस एक्ट के द्वारा, या सेटल किया गया या बाय फोर्स या जबरदस्ती या सिंपली ऐसे ही। आपको बस सिंपली बताना है एक्ट ऑफ यूनियन में जो 1707 में हुआ बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, उसका नताइज क्या थे या उसका रिजल्ट क्या था, ठीक है, आउटकम क्या था उसका। स्कॉटलैंड गेनड इंडिपेंडेंस, स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंस मिली। द ब्रिटिश मोनार्की वाज अबॉलिश्ड, ब्रिटिश मोनार्की को अबॉलिश किया गया। द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम को फॉर्म किया गया था, यानी कि जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम जानते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ। आयरलैंड वाज यूनाइटेड विद इंग्लैंड, आयरलैंड को यूनाइट किया गया इंग्लैंड के साथ। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। What was the outcome of the failed 1798 revolt led by Wolfton and the United Irishmen? कौन सा क्या आउटकम निकला? जो रिवोल्ट हुआ 1798 का रिवोल्ट, उसमें फेल हुआ, ठीक है। जो लीड किया था, किसने लीड किया था? वॉल्फटून ने और यूनाइटेड आयरिशमैन ने, लेकिन इसमें ये फेल हुए। उसका आउटकम क्या निकला ये बताना है आपको। आयरलैंड गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, आयरलैंड ने इंडिपेंडेंस हासिल की ब्रिटेन से। आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड को फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट किया यूनाइटेड किंगडम में इन 1801 में। द आयरिश पार्लियामेंट वाज गिवन मोर पावर, आयरिश पार्लियामेंट को ज्यादा पावर मिला। ए पीस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन आयरलैंड एंड इंग्लैंड, एक पीस ट्रीटी साइन हुई किस किस के दरमियान? आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। इसका जो सही आंसर है आयरलैंड वाज फोर्सफुली, यानी कि बी ऑप्शन, इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। Which of the following best describes how the new Britain identity was promoted after the formation of United Kingdom? United Kingdom के फॉर्मेशन के बाद ब्रिटिश आइडेंटिटी को किस तरह प्रमोट किया गया या दिखाया गया या शोकेस किया गया? ऐसी कौन सी चीजें की गई? बाय अलाउइंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ओल्डर नेशंस, जितने भी नेशंस थे छोटे छोटे मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना रहे थे, उन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। या बी ऑप्शन, बाय अडॉप्टिंग सिंबल्स, इन्होंने सिंबल्स अडॉप्ट किए लाइक यूनियन जैक, नेशनल एंथम, और प्रमोटिंग इंग्लिश लैंग्वेज को भी एज वन लैंग्वेज प्रमोट किया गया। बाय प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इन्होंने प्रिजर्व किया, बचाया, ठीक है, प्रमोट किया डिस्टिंक्टिव कल्चर स्कॉटलैंड का, आयरलैंड का भी। या बाय क्रिएटिंग ए फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इन्होंने एक फेडरेशन क्रिएट किया इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बाय अडॉप्टिंग सिंबल्स लाइक यूनियन जैक। द नेशनल एंथम को भी बनाया गया था, चूज किया गया, और इसके साथ साथ इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज चूज किया गया। What did 19th century artists do to represent the nation? 19th century आर्टिस्ट जो थे, पेंटर्स थे, स्कल्पचर्स थे, ठीक है, इन्होंने ऐसा क्या किया
नेशन को दिखाने के लिए, क्या रिप्रेजेंटेशन दी नेशन को दिखाने के लिए। दे यूज नेशनल फ्लैग मैप्स एक्सक्लूसिवली, इन्होंने नेशनल फ्लैग्स और मैप्स दिखाए, ठीक है। दे पेंटेड पोर्ट्रेट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, इन्होंने पेंटिंग्स बनाए, पिक्चर्स बनाए पॉलिटिकल लीडर्स के। दे इन्वेंटेड फीमेल एलिगोरीज टू सिंबलाइज द नेशन, इन्होंने नेशंस को शेप दी या रिप्रेजेंट किया किस चीज से, फीमेल शेप से, फीमेल फिगर्स से, ठीक है। जैसे फ्रांस को फीमेल फिगर का नाम दिया गया, जैसे हमारे यहां भी इंडिया को क्या कहते हैं, भारत माता, ठीक है, इसको भी फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। दे अवॉइडेड, डी ऑप्शन, दे अवॉइडेड यूजिंग ह्यूमन फिगर्स इन नेशनल सिंबल्स, इन्होंने नेशनल सिंबल्स में ह्यूमन फिगर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, अवॉइड किया ऐसा करना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, दे इन्वेंटेड फीमेल एलिगोरीज टू सिंबलाइज द नेशन। ये कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यानी कि मैच नहीं है बल्कि सिंबल्स दिए गए हैं और इनकी सिग्निफिकेंस है। आपको देखना है सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि कोई सिंबल दी हुई है उसका यहां से माने क्या है, उसका आइडिया क्या है पीछे या माने क्या है। जैसे ब्रोकन चेन्स का माने है बीइंग फ्री, यानी कि फ्री करना इंसान को, ठीक है। ब्रेस्ट पैलेट विद ईगल, इसके माने क्या है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, ठीक है, जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, इसका मतलब है हीरोइज्म। स्वर्ड का मतलब क्या है, रेडीनेस टू फाइट, तैयारी फाइट के लिए। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वर्ड, ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वर्ड, उसका माने क्या है, विलिंगनेस टू मेक पीस, हम रेडी है पीस करने के लिए, पीस ट्रीट यानी कि लड़ने के लिए नहीं बल्कि पीस करेंगे, अमन चाहते हैं। रेज ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर, ये क्या था, ये फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैन बाय ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट्स। ये हमारा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू सब्सक्राइब।